नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गांधी जी का युग, जिसमें गांधी जी व राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, इनकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका और योगदान। तो इनसे संबंधित आज की क्लास रहेगी। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने जो सबसे पहले कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने लिया था सबसे पहले 1901 में कलकत्ता का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस समय गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। 1901 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसमें इन्होंने 1901 में एक के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, जहां गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था, इसका विरोध किसने किया था, तो इसका विरोध किया था एन जी रंगा ने। एन जी रंगा ने चंपारण संघर्ष में गांधी जी के नेतृत्व का विरोध करते हुए कहा कि जिस रमेश चंद्र दत्त के नेतृत्व में स्थायी बंदोबस्त के खिलाफ चलाए गए आंदोलन में जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण की बात नहीं की, वैसे ही चंपारण में गांधी जी के नेतृत्व वाला आंदोलन भी चंपारण के किसानों की गरीबी और तकलीफ के मूल कारणों के विरुद्ध संघर्ष का रूप नहीं लेगा। ये मूल कारण थे। मूल कारण था अत्यधिक लगान और ऋण भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण किसान आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। तो चंपारण किसान आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था, तो इस जांच कमेटी का गठन किया था सर फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में। चंपारण किसान आंदोलन के दौरान सर फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई। इस कमेटी के सदस्यों में एल सी यादव, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड, जी रैनी और महात्मा गांधी शामिल थे। इस कमेटी में जांच रिपोर्ट में किसानों की सभी शिकायतों को उचित मानते हुए 3 कठिया पर था, जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य था, को समाप्त करने की सिफारिश की और नवंबर 1918 में सरकार द्वारा चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट पारित कर किसानों को रियायतें दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं। हम जिस तलवार से खेलने जा रहे हैं उसकी चपेट हम पर भी पड़ सकती है, लेकिन हम विवश है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में यह कथन किसका था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में यह बात किसने कही थी कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम जिस तलवार से खेलने जा रहे हैं उसकी चोट हम पर भी पड़ सकती है, लेकिन हम विवश है। यह बात कही थी जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही। सबसे पहला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आंदोलन को अनुत्तरदायित्व तथा पागलपन भरा कार्य बताया था। तो ये बात सत्य है। बी आर अम्बेडकर ने इसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण व पागलपन भरा कार्य कहा था। हृदयनाथ कुंजरू ने इस आंदोलन को देश के विरुद्ध बताया था। तो हृदयनाथ कुंजरू ने जो इस आंदोलन को देश के विरुद्ध बताया था, यह भी सत्य है। तेज बहादुर सप्रू ने इस आंदोलन को असामयिक तथा अविचारित की संज्ञा दी थी। तो तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को जो असामयिक तथा अविचारित की संज्ञा दी, यह भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि सरदार पटेल ने इसे महात्मा गांधी की हिमालय जैसी भूल कहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हिमालय जैसी भूल नहीं कहा था, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन को महात्मा गांधी की हिमालय जैसी भूल कहा था। तो हिमालय जैसी भूल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो गलत है, जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के किस आंदोलन के दौरान कर्नाटक पद्धति अस्तित्व में आई थी। तो महात्मा गांधी के कौन से आंदोलन के दौरान है जो कर्नाटक पद्धति अस्तित्व में आई। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर्नाटक पद्धति किसानों द्वारा दिन में कृषि कार्य किया जाता था और रात में अमीर लोगों को लूट कर वह धन जनता में वितरित किया जाता था। इसे कर्नाटक पद्धति के नाम से जाना गया था।
तथा यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनारस सचिवालय पर भारतीय ध्वज किसके द्वारा फहराया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बनारस सचिवालय, इस पर भारतीय ध्वज जो फहराया था, यह फहराया था स्नेहलता ने। अच्युत पटवर्धन इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुमित मुखर्जी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हर रोज नई गाड़ी उपलब्ध करवाई थी। अरुणा आसापल्ली ने 1942 की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। स्नेहलता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र थी। इसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनारस सचिवालय पर भारतीय ध्वज फहराया था। कनकलता ने गोहपुर में शहादत दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस स्थान पर महात्मा गांधी ने साधारण वस्त्र त्याग कर लंगोट में रहने का फैसला लिया? तो महात्मा गांधी ने साधारण वस्त्र त्याग कर लंगोट में रहने का जो फैसला लिया था, यह असहयोग आंदोलन के दौरान लिया था। और यह कौन से स्थान पर लिया था? तो यह लिया था मदुरई में। 2 नंबर ऑप्शन। असहयोग आंदोलन के दौरान 21 सितंबर 1921 को मदुरई में महात्मा गांधी ने साधारण वस्त्रों को त्याग कर हमेशा के लिए लंगोट धारण किया था। इसी कारण बाद में आगे चलकर चर्चिल ने इसे अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तब उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया, तब इनके विरुद्ध जो निंदा प्रस्ताव लाया गया था, यह लाया गया था डॉक्टर मुंजे के द्वारा। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौराचौरी नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरा चौरी कांड कहा जाता है। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके प्रति उत्तर में गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे तथा डॉक्टर जे.एम. सेन गुप्ता ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यह तो असफलता को स्वीकार करने जैसा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन से आंदोलन के वापस लेने पर कहा कि यह तो असफलता को स्वीकार करने जैसा है? तो यह कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करने जैसा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचौनपल्ली से वेदारण्य तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचौनपल्ली से वेदारण्यम तक मार्च का नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। सी राजगोपालाचारी ने सर्वप्रथम 1906 के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया। यह भारत के पहले तथा एकमात्र वायसराय बने थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार हुए 1937 के चुनाव में यह मद्रास के प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने स्वतंत्र दल का गठन किया था और 1952 में मद्रास के मुख्यमंत्री बने थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1934 के बंबई अधिवेशन में, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष बनाया गया। 1947 में जब भी कृपलानी के त्यागपत्र के पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे बांकीपुर जेल में रहे थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में स्थायी सदस्य बनाया गया। इससे पूर्व 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भीमराव अंबेडकर से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत है। सबसे पहला कथन है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, ये सत्य है। दूसरा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1920 में मूक नायक, 1927 में बहिष्कृत भारत तथा 1929 में जनता नामक साप्ताहिक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था। तो भीमराव अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक नाम से, 1927 में बहिष्कृत और 1929 में जनता नामक साप्ताहिक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, यह भी सत्य है। तीसरा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा
1928 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के स्थान पर डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जिसकी स्थापना 1924 में की थी, उसके स्थान पर भीमराव अंबेडकर ने 1928 में डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, यह भी सत्य है। और चौथा है कि 1946 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना है, यह स्थापना की थी 1936 में, ना कि 1946 में। तो 4 नंबर है जो इसका गलत है। 1927 में चुनाव में भाग लेने के लिए अम्बेडकर ने गरीबों तथा दलितों को व्यापक आधार पर लामबंद करने के उद्देश्य से 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो भीमराव अंबेडकर की नहीं है। द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भीमराव अंबेडकर की है। थॉट ऑफ पाकिस्तान भी भीमराव अंबेडकर की है। हु वेर द शूद्रस, तो हु वेर द शूद्र, यह भी भीमराव अंबेडकर की है। तो ये तीनों पुस्तकें जो भीमराव अंबेडकर की है। धर्मा थर्ड रत्न, यह जो भीमराव अंबेडकर की नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तकें। तो भीमराव अंबेडकर ने जो जो पुस्तकें लिखी थी वह थी कास्ट इन इंडिया, पहली पुस्तक है कास्ट इन इंडिया द मैकेनिज्म जैनिज्म एंड डेवलपमेंट। दूसरी है द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। तीसरी है द एनहिलेशन ऑफ कास्ट। चौथी है द थॉट ऑफ पाकिस्तान। पांचवी है हु हेर द शूद्रा। छठी है द बुद्धा एंड हिज धर्म। और सातवीं है रिडल्स इन हिंदुज्म। तो ये सातों पुस्तकें जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी, यह की गई थी 1928 के अंदर। भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा के स्थान पर डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1928 में की गई थी। भीमराव अंबेडकर के द्वारा कांग्रेस के विरोध में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना भी की गई, जिसका पहला अधिवेशन 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा बंबई से शुरू 1927 से मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत का बाद में क्या नाम रखा गया था। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो बंबई से शुरू की गई जो मराठी पत्रिका थी 1927 में जो शुरू की थी बहिष्कृत भारत, इसका बाद में नाम क्या रखा था। तो इसका बाद में नाम रखा था जनता और फिर रखा था प्रबुद्ध भारत। तो जनता और प्रबुद्ध भारत 2 और 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहिष्कृत भारत का नामकरण जनता और प्रबुद्ध भारत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपमा किसके द्वारा दी गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक की उपमा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1939 के त्रिपुर अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश नायक की उपाधि से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के सचिव कौन थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के जो सचिव थे वो थे प्यारे लाल। 2 नंबर ऑप्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी के सचिव प्यारे लाल थे। महात्मा गांधी जब नोआखली गए थे उस समय गांधी जी के सचिव निर्मल कुमार बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता तथा गौरव प्राप्त कर सके, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसने कहा था कि व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके, आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता तथा गौरव प्राप्त कर सके। तो यह कथन कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया। तब 26 नवंबर 1940 को इन्होंने बंगाल के गवर्नर तथा उनके मंत्रियों को पत्र लिखा कि व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके, आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है। सबसे पहला है कि सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के प्रेसिडेंट बने थे, तो ये सत्य है। दूसरा, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र
सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी, यह भी सत्य है। तीसरा, सुभाष चंद्र बोस ने रंगून और मलेशिया में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया था। तो आजाद हिंद फौज का जो मुख्यालय बनाया था वह रंगून में बनाया था, और दूसरा मलेशिया में नहीं बल्कि सिंगापुर में बनाया था। तो आजाद आजाद हिंद फौज का जो मुख्यालय है यह रंगून और सिंगापुर के अंदर बनाया गया था। मलेशिया जो गलत है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कैथे सिनेमा हॉल में शपथ ली थी कि ईश्वर के नाम पर मैं पवित्र शपथ लेता हूं कि मैं भारत और अपने देश के 38 करोड़ लोगों को स्वतंत्र कराऊंगा। तो यह बात भी सत्य है कि सुभाष चंद्र ने जो ये शपथ है ये कैथे सिनेमा हॉल में ली थी कि ईश्वर के नाम पर मैं पवित्र शपथ लेता हूं कि मैं भारत और अपने देश के 38 करोड़ लोगों को स्वतंत्र कराऊंगा। तो चौथा ऑप्शन भी सत्य है, 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रंगून और सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज के भारत पर आक्रमण के अभियान को क्या नाम दिया था। तो आजाद हिंद फौज के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था, भारत पर आक्रमण का जो अभियान था, उस अभियान का नाम था ऑपरेशन यू गो। आजाद हिंद फौज के भारत पर आक्रमण के अभियान को ऑपरेशन यूगो नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद फौज को मान्यता प्रदान नहीं की थी। तो आजाद आजाद हिंद फौज को जो कौन से देश ने मान्यता प्रदान नहीं की, तो वर्मा, क्रोएशिया और मंचुक, इन तीनों ने मान्यता दे दी थी, लेकिन मलेशिया ने जो आजाद हिंद हिंद फौज को मान्यता नहीं दी थी। ब्रिटेन और अमेरिका के साथ युद्ध घोषित करने वाली इस आजाद हिंद सरकार को सबसे पहले जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को मान्यता प्रदान की थी। इसके पश्चात वर्मा, क्रोएशिया, जर्मनी, नॉनकिंग, मंचुको, इटली, थाईलैंड और फिलीपाइन ने भी मान्यता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रलिप्त जातीय सरकार का जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में राष्ट्रवादियों के द्वारा स्थापित एक समानांतर सरकार थी, इसका सर्वोच्च नेता कौन था। तो ताम्रलिप्ति जातीय सरकार का सर्वोच्च नेता कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में राष्ट्रवादियों के द्वारा स्थापित एक समानांतर सरकार थी। तो इसके जो सर्वोच्च नेता थे वो थे सतीश चंद्र सामंत। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 तक चलती रही थी। यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। तामलुक में स्थापित सरकार के सर्वोच्च नेता सतीश चंद्र सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की थी। तो 1938 में किसने राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की थी, तो सुभाष चंद्र बोस। 2 नंबर ऑप्शन। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसकी पहली बैठक 18 दिसंबर 1938 को बंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना आजाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था। तो मौलाना आजाद को किसने जो कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था, तो यह कहा था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। तो पेशावर के अंदर अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किसने किया था, तो यह किया था चंद्र सिंह गढ़वाली के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 1942 को बंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 7 अगस्त 1942 को बंबई के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यह प्रस्तुत किया था जेल नेहरू के द्वारा। 1942 में भारत छोड़ो के प्रस्ताव के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार की संज्ञा दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार की संज्ञा किसने दी थी, तो यह संज्ञा दी थी सरोजिनी नायडू के द्वारा।
भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का नेतृत्व किया था, ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। यह डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव आया, जिसमें अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट और संविधान सभा के गठन की मांग मान ली, परंतु यह सभी मांगे युद्ध समाप्ति के बाद ही मानी जानी थी। इसलिए गांधी जी ने इसे अग्रिम तिथि का चेक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन डिवाइडेड निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इंडियन डिवाइडेड जो ग्रंथ है, ये इसकी रचना की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर ऑप्शन। राजेंद्र प्रसाद की अगर अन्य कृतियों की बात की जाए तो बापू के कदमों में, इंडियन डिवाइडेड, चंपारण एक्ट सत्याग्रह और गांधी जी की देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका है? तो यह किसने कहा था कि नेहरू है जो एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? तो यह बात कही थी सर मोहम्मद इकबाल ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह बात जवाहरलाल नेहरू ने खुद डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। नेहरू जी ने नेहरू जी ने लिखा है कि इकबाल ने मुझसे यह कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। तो यह बात हमें तो जो प्राप्त होती है वह नेहरू जी की जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें लिखी हुई मिलती है, लेकिन इसके अंदर नेहरू जी ने लिखा है कि मोहम्मद इकबाल ने मुझसे यह कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जैसी उपाधि देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर पहली बार महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन प्रयुक्त किया। हे राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो अल हिलाल का प्रकाशन किया था अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तो अबुल कलाम आजाद ने जो अल हिलाल का प्रकाशन किया था। अबुल कलाम आजाद ने 1912 में अल हिलाल तथा 1914 में अल बिलाल समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में लिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो यह किया था अहमदाबाद मील मजदूरों की हड़ताल में। अहमदाबाद मील मजदूरों की हड़ताल के समय पहली बार जो भूख हड़ताल की थी। 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग के समर्थन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने? तो महात्मा गांधी जी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में बने थे? तो वह बने थे 1924 के अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आगमन के पश्चात 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वी राघवाचार्य की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में वी राघवाचार्य की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह प्रस्ताव पारित किया गया था नागपुर में 1920 के अधिवेशन में। 1920 का अधिवेशन नागपुर, 1 नंबर ऑप्शन। इससे पूर्व सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। कांग्रेस के दिसंबर अधिवेशन की अध्यक्षता वी राघवाचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय कौन था? इस समय वायसराय थे लिन लिथगो, 3 नंबर ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लेनलिथगो था। लॉर्ड लेनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय या मृत्यु, विजय या मृत्यु यह नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो यह दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नारा दिया था विजय या मृत्यु, विजय या मृत्यु, विक्ट्री और डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो दिल्ली में जो 1919 में नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, 4 नंबर ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के साथ सहर्य की संधि हुई। इस संधि के तहत ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ और नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाले अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक भी नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो उन्होंने चलाया था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारियां की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, जिसे अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक वार्षिक स्मरणोत्सव जो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ का प्रतीक है। अंग्रेजों ने 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। फिर यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने देश में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो महात्मा गांधी की देश में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी जो हुई थी यह हुई थी पलवल में। पलवल, 2 नंबर ऑप्शन। रोलेट सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल स्टेशन पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके मथुरा भेज दिया गया था। यह देश में गांधी जी की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। तो वानर सेना और मंजरी सेना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बालकों की वानर सेना और बालिकाओं के लिए मंजरी सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी कोडिनेल्यू के नेतृत्व में कहां पर आंदोलन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी कोडिनेल्यू के नेतृत्व में आंदोलन जो हुआ था यह हुआ था मणिपुर में। मणिपुर, 2 नंबर ऑप्शन। जियाल तरंग आंदोलन यदुनाग के नेतृत्व में हुआ। बाद में इनको फांसी दे दी गई थी, तब रानी कोडिनेल्यू ने इसका नेतृत्व संभाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको रानी की उपमा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधायकों में से कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो पूना पैक्ट के अंदर दलित वर्ग के प्रांतीय विधायकों में कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो 148 सीटें। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपीय तथा सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः 24 सितंबर 1932 को पुणे में एक समझौता हुआ, जिसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमति हुई। यह 2 शर्तें थी। विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की व्यवस्था थी। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते का प्रारूप किसने बनाया था? तो गांधी इरविन समझौते का प्रारूप बनाया था महात्मा गांधी ने। 1 नंबर ऑप्शन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ गांधी इरविन समझौता किया था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमारी स्पष्ट राय है कि राजनेता के रूप में गांधी जी असफल हो चुके हैं।
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमारी स्पष्ट राय है कि राजनेता के रूप में गांधी जी असफल हो चुके हैं। इसके पश्चात जब वे 1931 के कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुंचे तो वहां के युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और अधिवेशन में कांग्रेस के एक प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि यदि गांधी जी की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा समझौता हुआ होता तो उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने लिखा था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। असहयोग आंदोलन का यह प्रस्ताव असहयोग आंदोलन का यह प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात गांधी जी को नजरबंद किया गया था? तो कौन से स्थान पर है जो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के पश्चात गांधी जी को नजरबंद किया गया था? तो गांधी जी को नजरबंद किया था आगा खां महल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को आगा खां महल में नजरबंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्षीय संबोधन में के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो अध्यक्षीय संबोधन के समय कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो यह किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 4 नंबर ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस विदेशियों को भी भारत की समस्या से अवगत कराना चाहते थे, इस कारण उनका यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कौन से आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुए थे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए थे? तो यह हुए थे बारदोली सत्याग्रह। 3 नंबर ऑप्शन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क और लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। इन्होंने गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। 1923 में बोरसाद सत्याग्रह किया जिसमें हत्या नामक तर्क की समाप्ति हुई। 1928 में बारदोली आंदोलन किया और इस आंदोलन में वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगणित पराजयों का नायक तथा बुजुर्ग क्रांति का मसीहा जन आंदोलन ने अपना नेतृत्व ढूंढ रहा था। अगणित पराजयों का नायक तथा बुजुर्ग क्रांति का मसीहा जन आंदोलन में अपना नेतृत्व ढूंढ रहा था। गांधी इरविन समझौते के संबंध में यह कथन किसका था? तो यह कथन था आरपी दत्त का। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथन गांधी इरविन समझौते के संबंध में आरपी दत्त ने कहा था। उपयुक्त कथन जो है गांधी इरविन समझौते के संबंध में आरपी दत्त ने कहा था। कैंपबेल जॉनसन ने इसे सांत्वना पुरस्कार की संज्ञा दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो इन्होंने लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और फैजपुर अधिवेशन, इन तीनों अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। लेकिन रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता है जो सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 3 बार तथा दादा भाई नौरोजी के द्वारा भी 3 बार कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई। रास बिहारी बोस के द्वारा 1907-8 के अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 तथा 1939 में कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ? तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार है जो भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी समर्थित अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो महात्मा गांधी समर्थित अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। यह हुई थी 1920 के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। विपिन चंद्र की पुस्तक में इसकी तिथि 1918 गलत दी हुई है, जबकि इसकी स्थापना वास्तव में 1920 में हुई थी। सुमित सरकार और अन्य सभी समकालीन दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस संगठन की स्थापना वास्तव में 1920 में ही हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वह विदेशी पत्रकार थे रिचर्ड ग्रेग। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पत्रकार रिचर्ड गेट को साबरमती आश्रम में ठहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देश में राष्ट्रीय उत्साह चरम पर था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के संबंध में यह प्रतिक्रिया किसने दी थी? तो जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब देश में राष्ट्रीय उत्साह चरम पर था, तब पीछे हटने का आदेश लेना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में असहयोग आंदोलन का स्थगन का प्रस्ताव पारित हो गया और इसी के साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। उसे उस समय तत्कालीन नेताओं के द्वारा विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी गई। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि कन्याकुमारी की गलती कश्मीर क्यों भुगते? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब देश में राष्ट्रीयता की भावना चरम पर थी, उस समय आंदोलन का स्थगन राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। लाला लाजपत राय ने कहा कि एक स्थान के पाप का दंड संपूर्ण देश को क्यों देना? लेकिन महात्मा गांधी जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि राजनीतिक रूप से मृत नागरिकों के समान होते हैं, इन्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने कहा कि कैदी जो है ये राजनीतिक रूप से मृत नागरिकों के समान होते हैं, इन्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक इंडियन स्ट्रगल कब प्रकाशित हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक थी इंडियन स्ट्रगल, यह प्रकाशित हुई थी 1934 में। सुभाष चंद्र बोस की यह पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रवादी नेता ने सुभाष चंद्र बोस को देश से बाहर जाकर विदेशी सहायता से स्वतंत्रता प्राप्ति की सलाह दी थी? तो कौन से वो राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश से बाहर जाकर विदेशी सहायता से स्वतंत्रता प्राप्ति की सलाह दी थी? तो यह सलाह दी थी वीर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस को विदेश में जाकर विदेशी सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त करने की सलाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन नामक जो समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। इसका प्रकाशन शुरू किया था 1903 ईस्वी में। महात्मा गांधी के द्वारा 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1919 में नवजीवन और तथा यंग इंडिया और 1933 में हरिजन नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था। महात्मा गांधी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1919 में नवजीवन और ये यंग इंडिया तथा 1913 में हरिजन नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध है जो महात्मा गांधी से नहीं था? तो कौन सा समाचार पत्र है जिसका संबंध महात्मा गांधी से नहीं था? तो इंडियन ओपिनियन, यह जो गांधी जी का जो 1903 में चलाया था। नवजीवन और यंग इंडिया ये दोनों भी महात्मा गांधी के हैं, जो 1919 में प्रकाशित किए थे। युगांतर जो है यह महात्मा गांधी का नहीं है। तो इसमें महात्मा गांधी का नहीं है पूछा, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया तथा हरिजन समाचार पत्रों का संपादन किया था। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में भी यही सेम टॉपिक चलेगा। इसी टॉपिक से 60 क्वेश्चन और करने वाले हैं। यही टॉपिक गांधी जी का युग, जिसमें गांधी जी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें इन नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका थी। तो आज की 21 नंबर क्लास में भी यही टॉपिक था। कल की 22 नंबर क्लास में भी इसी टॉपिक से संबंधित 60 क्वेश्चन और होने वाले हैं। तो कल की क्लास भी आप जरूर देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।